नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हम अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। तो इस कड़ी में 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब इस वीडियो में 31 से देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इंसुलिन है। इंसुलिन दरअसल प्रोटीन होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, प्रोटीन। अब इंसुलिन के बारे में हमारा पूर्व ज्ञान क्या है? तो सबसे पहला फैक्ट यह है कि इंसुलिन दरअसल हार्मोन होता है, यानी कि जंतु हार्मोन होता है। दूसरा ये कि स्रावित कहाँ से होता है? तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो अग्न्याशय में एक लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है और उसमें उस द्वीपिका में कई सेल होते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो उसी में और भी होते हैं। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिका में जो बीटा सेल होता है, मैं फिर से बोलता हूँ, बीटा सेल जो होता है उसी से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इस लेकर के ये एक फैक्ट हो गया। मतलब एक लाइन में अगर बोले कि अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है। तीसरा फैक्ट ये है कि इंसुलिन का शरीर में काम क्या होता है? तो जो ग्लूकोज होता है शरीर में, तो उसका जो उपापचय होता है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ग्लूकोज का, उसको नियंत्रित करने का काम शरीर में इंसुलिन करता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए शरीर में तो व्यक्ति को, यानी कि इंसान को मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। और जब हम मधुमेह की बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कि विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स है। अच्छा, जब हम अग्न्याशय के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक दो फैक्ट उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अग्न्याशय के बारे में आपको तो ये बात पता ही होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज बोलते हैं, ये होती है। और शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है अग्न्याशय, यानी कि पैंक्रियाज, जो अंतः और बाह्य स्रावित दोनों तरीके से स्राव करती है हार्मोन का। तो अंतः और बाह्य स्रावित ग्रंथि, एकमात्र ग्रंथि अंतः और बाह्य स्रावित वाली अग्न्याशय है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वही व्याख्या में लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, तो शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। फिर से, इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्राविल भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 यानी 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो सब वही बात था, सिर्फ एक नया फैक्ट है इसमें कि इसकी रचना अमीनो अम्ल से होती है और 51 अमीनो अम्ल मिलकर के, अमीनो एसिड्स मिलकर के इंसुलिन का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो उपलब्ध विकल्प में से जो इंसुलिन है वो हार्मोन है, अभी हमने देखा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया, इंसुलिन जंतु हार्मोन होता है। और इसके बारे में कई फैक्ट अभी हमने देखा है। नेक्स्ट 33, महिला सेक्स हार्मोन है। तो उपलब्ध विकल्प में से एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन के बारे में तो अभी आपने देखा था, जो नीचे लिखा हुआ है, इंसुलिन क्या है? एक जंतु हार्मोन होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट व्याख्या में भी वही लिखा हुआ, कुछ खास नहीं है जिससे क्वेश्चन बने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन, मतलब दुग्ध का स्राव करने के लिए। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ खास बात यह है, ग्वाले जो होते हैं, ग्वाले, तो वो कृत्रिम तरीके से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करते हैं ताकि ज़्यादा दूध दे गाय या फिर भैंस। तो ये कृत्रिम तरीके से भी ऑक्सीटोसिन का यूज होता है। एक तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि स्तन ग्रंथियों से तो दुग्ध स्रावन करने में ऑक्सीटोसिन अपनी भूमिका अदा तो करता ही है। एक लक्ष्य इसका और होता है, जनन के बाद जो गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय को समान अवस्था में लाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो इसके लक्ष्य होते हैं, दो इसके काम होते हैं, शिशु दूधपान हेतु अधिक दूध बनाने में और जनन के बाद गर्भाशय की समान अवस्था में लाने में। और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कृत्रिम रूप से ग्वाले अब जो दुधारू पशु होते हैं उनसे ज़्यादा दूध लेने के लिए करते हैं। ठीक है। और अभी हमने देखा था महिला सेक्स हार्मोन्स किसको बोलते हैं? तो एस्ट्रोजन को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सारी बातें वही है, कुछ विशेष नहीं है, मैंने पहले ही नोट कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन जो होता है इसमें आयोडीन मिली होती है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये भी फैक्ट याद रखना है। अच्छा, इसका स्राव कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है, इसका जो निष्कासन होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। तो ये दो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल गए। नेक्स्ट
अच्छा, घेघा रोग को अंग्रेजी में ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में हिंदी वाला शब्द को छोड़कर अंग्रेजी में रहेगा, तो वो भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण उपलब्ध विकल्प में से क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये दरअसल एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया होता है, तो ये भी एक फैक्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में दरअसल क्लोरोफिल होता है, जिसको हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, उपोत्पाद का मतलब बाई प्रोडक्ट क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है यानी फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होते हैं पेड़ पौधों में, तो उसका बाई प्रोडक्ट O2 निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए, तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा और शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बनी रहेगी, जो कि जंतुओं के लिए जो मेन ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो पूर्ति होती है। तो इसलिए करके प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो होता है वो O2 होता है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद आ रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन बढ़ेंगे, तो मतलब जंगल बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेंगे, कुल मिला के बात ये हुआ। तो भारत सरकार की एक वन पॉलिसी है यानी फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, उसके तहत भारत में कितने प्रतिशत भारत की भौगोलिक भूमि का वन के लिए लक्षित है, मतलब कि कितने % भौगोलिक भूमि के पर सरकार वन लगाना चाहती है, लक्ष्य क्या है, आपको पता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, इसका पढ़ दूं क्या? व्याख्या पढ़ देता हूं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करती है, मतलब पेड़ पौधे, तो ये करते हैं वायुमंडल से। ठीक है। और मृदा से क्या प्राप्त करते हैं? H2O यानी कि जल, और दोनों को मिला करके फिर ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को अपना बाई प्रोडक्ट के रूप में फिर देते हैं पर्यावरण में। तो यही सारी खास बातें थी। एक दो फैक्ट आपको ये मिल गया कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जल कहाँ से ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे, तो जल ग्रहण करते हैं मृदा से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो ये वायु से ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के दोनों मिश्रण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, और ये प्रोसेस से बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा यानी ATP में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख ले। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, वही लाइन है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग होता है, जिसमें पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। तो कुल मिलाकर के इतना सारा नहीं, बस एक दो फैक्ट याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो पादप कोशिकांग है। अच्छा, उसके बाद जो वर्णक पत्ते होते हैं यानी पिगमेंट वाले, वो हरे रंग का होता है, जिसका कारण क्लोरोप्लास्ट ही होता है, तो ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये बात आपको पता होगा, तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो अल्टमैन ने खोज की थी, लेकिन उसका नामकरण इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया उस समय नहीं किया था, उस समय इन्होंने उसको कहा था बायोब्लास्ट, तो बायोब्लास्ट कहा था अल्टमैन ने 1890 में 1890 में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। बस फर्क इतना है कि उस समय माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बायोब्लास्ट कहा जाता था। इसका नामकरण जो हुआ है ये बेंडा ने किया है नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में। फिर से बोलता हूँ नाम, बेंडा। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। पावर हाउस कोशिका का किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, क्यों कहते हैं वैसे पावर हाउस इसको, कोशिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ग्लूकोज के टूटने से 36 ATP बनता है, और 36 में से 34 ATP सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिका का ये पावर हाउस है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण दरअसल बीज में मिलता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। तो व्याख्या भी देख लेते हैं। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है, अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। तो भ्रूण बीज से किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, तो अंकुरण प्रक्रिया से आता है। ठीक है। इस वीडियो में 10 ही प्रश्न रखते हैं, लास्ट में फिर मैं मास्टर वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो वही कि शेयर कर दीजिएगा, जो मेरे मोटिवेशन का कारण बनेगा और मैं नए नए और अच्छे वीडियो बनाऊंगा ज़्यादा रिसर्च करके। थैंक यू।